22 सितंबर 2023। नोटबंदी और जीएसटी लाकर मोदी सरकार ने पहले तो भारतवासियों को इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो एक अदद नई अंडरवियर खरीद सकें। जी हाँ, सर्च करके देखिए, काफी दिनों से, काफी सालों से, जब से ये मोदी जी आए हैं तभी से ये लगातार रिपोर्ट आ रही है कि नरेंद्र मोदी के कारनामों के चलते बहुत से भारतीय फटी अंडरवियर पहन रहे हैं, क्योंकि उनके पास नई अंडरवियर खरीदने के पैसे ही नहीं हैं। अब मोदी जी की नज़र आपके अंडरवियर पे ही नहीं, आपके अंडर बचत पर है, जो कि कहलाता है आपका प्रोविडेंट फंड। वही फंड जिसे तिल तिल करके हर एक कर्मचारी सालों साल इकट्ठा करता रहता है कि जब बिटिया की शादी हो, घर बनवाना हो या कोई जरूरी काम हो तो उसे चार पैसे मिल सकें, या फिर जब रिटायरमेंट के बाद हाथ में काम ना हो तो कम से कम गुजारा तो चल सके। मगर मोदी जी नहीं चाहते कि रिटायर्ड लोग शांति से अपनी जिंदगी बसर कर सकें। वर्कर्स प्रोविडेंट फंड संगठन यानी ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी को कहा गया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के से बिना पहले मंजूरी लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से शुरू होने वाले इंटरेस्ट रेट की वो पब्लिक रूप से घोषणा ही न करे। ये जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम में मिली है और इंडियन एक्सप्रेस को मिली है, और जिसमें ये ईपीएफओ, फाइनेंस मिनिस्ट्री और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के बीच हुए आधिकारिक ऑफिशियल कम्युनिकेशन से मिली है। ईपीएफओ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत आता है। ये अपने 6 करोड़ कस्टमर्स के लिए वर्कर्स प्रोविडेंट फंड और वर्कर्स पेंशन स्कीम का मैनेजमेंट करता है। ये जुलाई की शुरुआत में फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा लेबर मिनिस्ट्री के साथ किए गए कम्युनिकेशन में उठाए गए एक मुद्दे के बाद सामने आया, जिसमें ईपीएफओ के 197.22 करोड़ रुपए के घाटे में जाने की बात थी, जबकि इसके उलट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए इसका अनुमानित अधिशेष 449.34 करोड़ रुपए आंका गया था। इसे यानी इतने रुपए उसमें बाकी थे। इसे इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट सिस्टम में इंटरफियर करने और रिवाइज करने की एक वजह के रूप में मेंशन किया गया था। दरअसल घाटे को मार्क करते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह भी सुझाव दिया कि हाई ईपीएफ इंटरेस्ट रेट्स पर ध्यान देने की जरूरत है। मंत्रालय ने कहा, निर्मला सीतारमण के मंत्रालय ने, कि मौजूदा मार्केट इंटरेस्ट रेट और ईपीएफओ इंटरेस्ट रेट के बीच वाइड कंपैटिबिलिटी सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशन की कोशिशों को मजबूत करती है। पिछले कुछ सालों में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ईपीएफओ द्वारा बरकरार रखी गई हाई इंटरेस्ट रेट पर सवाल उठाया है और इसके लिए ओवरऑल इंटरेस्ट रेट सिनारियो के हिसाब से इसे घटाकर 8% से कम करने के लिए कहा गया है। फिलहाल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए 8.2% इंटरेस्ट रेट को छोड़कर बाकी सभी छोटी सेविंग स्कीमों पर ईपीएफओ द्वारा घोषित इंटरेस्ट रेट से ये कम इंटरेस्ट रेट है। 2016 में लेबर मिनिस्ट्री ने जब 8.80% इंटरेस्ट रेट का ऐलान किया था, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2015-16 के लिए 8.70% की कम ईपीएफ दर को मंजूरी दी थी। ट्रेड यूनियनों के भीषण विरोध के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2015-16 के लिए 8.8% इंटरेस्ट रेट की शुरुआती घोषणा पर वापस लौट आया था। हालांकि इस बार प्रोसेस में ही भारी बदलाव किया जा रहा है। इस बार मार्च में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने 2022-23 के लिए अपने 6 करोड़ से अधिक कस्टमर्स के लिए 8.15% का इंटरेस्ट रेट रिकमेंड किया, जो पिछले साल के 8.1% से मामूली अधिक है। बोर्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में एक वैधानिक निकाय है, जिसमें एक वाइस प्रेसिडेंट, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट के 5 रिप्रेजेंटेटिव, 15 स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, 10 एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव और 10 वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। 2022-23 के लिए ईपीएफ इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी रिटायरमेंट फंड बॉडी के 2021-22 में घाटे में आने के बावजूद हुई थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग के बाद मार्च में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि फाइनेंशियल ईयर 2013 के लिए 8.15% भुगतान के बाद ईपीएफ के पास 663.91 करोड़ रुपए का अधिशेष बचे होने का अनुमान है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी आरती आहूजा ने बीती 3 जुलाई को आर्थिक मामलों के सेक्रेटरी अजय सेठ को एक लेटर लिखा था, जिसमें 2022-23 के लिए इंटरेस्ट रेट प्रपोजल की मंजूरी के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भेजा गया था।
इसमें कहा गया था कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में सदस्यों के अकाउंट्स को अपडेट करने के लिए कुल 90,695.29 करोड़ रुपए मौजूद थे और पिछले साल 2021-22 के 197.72 करोड़ रुपए के घाटे को घटाने के बाद 2022-23 के लिए 90,497.57 करोड़ रुपए की शुद्ध आय बांटने के लिए मौजूद है। अपने लेटर में इन कैलकुलेशन को शेयर करते हुए उन्होंने डीईए सेक्रेटरी को बताया कि 2022-23 के लिए 663.91 करोड़ का 91 करोड़ रुपए का अधिशेष अनुमानित है और इसलिए वो आपसे 2022-23 के लिए ईपीएफ सब्सक्राइबर को 8.15% इंटरेस्ट रेट पर सहमति प्रदान करने का अनुरोध करती हैं। 10 दिन बाद 13 जुलाई को फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आर्थिक मामलों के विभाग डीईए ने इंटरेस्ट रेट को मंजूरी दे दी, लेकिन एक कार्यालयीन ज्ञापन में ये भी अंडरलाइन किया कि ईपीएफ योजना के पैरा 60(1) में कंसोलिडेटेड फंड पर इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ईपीएफओ के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित करने की जरूरत होती है। इसलिए ईपीएफओ को सलाह दी जाती है कि भविष्य में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की इंटरेस्ट रेट सिफारिशों को फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद ही पब्लिक किया जाए। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए 8.1% की सिफारिश करते हुए ईपीएफओ ने 449.34 करोड़ रुपए के बैलेंस का अनुमान लगाया था, लेकिन असल में 197.72 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। 5 दिन बाद 18 जुलाई को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफओ को एक लेटर लिखकर मंजूरी देने के साथ साथ भविष्य के लिए एक गाइडलाइन भी जारी कर दी। फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात को दोहराते हुए इसने घाटे के मुद्दे का जिक्र किया और कहा कि ईपीएफओ को सलाह दी जाती है कि भविष्य में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की इंटरेस्ट रेट सिफारिशों को फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद ही पब्लिक किया जा सकता है। इसलिए ईपीएफओ से अनुरोध है कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा निर्देशित गाइडलाइन का पालन करे, जिसके पास वित्त मंत्री की मंजूरी होती है। इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि उसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, श्रम एवं रोजगार सेक्रेटरी और ईपीएफओ को उसके द्वारा भेजे गए प्रश्नों का कोई जवाब नहीं मिला। ये जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मानदंडों के मुताबिक ईपीएफओ का बोर्ड इंटरेस्ट रेट की सिफारिश करने के लिए आधा साल पहले नवंबर और हाल के सालों में फरवरी और मार्च बीतने के बाद एक मीटिंग बुलाता है, जिसके बाद इंटरेस्ट रेट घोषित किया जाता है। बोर्ड की सिफारिश फाइनेंस मिनिस्ट्री को मंजूरी के लिए भेजी जाती है। ये रही पूरी कहानी। और अब चलते चलते वो फटी अंडरवियर वाला पूरा किस्सा जान लीजिए। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जब अंडरवियर में होने वाले छेद से भी नापी जाती है। दरअसल अंडरवियर के इन छेदों से भी जीडीपी नापी जाती है। इकोनॉमी में ग्रोथ है या मंदी, इसे जांचने के लिए सर्वेयर अंडरवियर की खरीद का पता करते हैं और बाकायदा इसके लिए एक मेन अंडरवियर इंडेक्स भी बनता है। इस कीवर्ड को आप सर्च करके देख सकते हैं। कोई भी पूछ सकता है कि अंडरवियर ही क्यों, तो जान लीजिए कि पुरुष अपने अंडरवियर पर सबसे आखिर में खर्च करते हैं, यानी तभी जब उनकी पैंट में अंडरवियर खरीदने के लिए पैसे बचते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है, वो बताती है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की तीसरी तिमाही में अंडरवियर की बिक्री में 55% तक की कमी आई है। यानी एक तरफ मोदी जी आपकी गाढ़ी मेहनत की कमाई पर डाका डालने की फिराक में हैं, तो दूसरी ओर आपकी अंडरवियर भी उतारने का उपक्रम लगातार किए जा रहे हैं। और आप हैं कि कभी सनातन तो कभी भारत तो कभी इंडिया तो कभी राम मंदिर तो कभी मुसलमान तो कभी जाने किन किन कभियों में फंसे हुए हैं।